देखिए आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आप लोग जानते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से, वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। और इसमें करेंगे क्या हम लोग, पहचान जानेंगे पहले रिकॉग्नाइजेशन, इसको पहचानेंगे हम, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन आई मीन पहचान इसका पहले जाने, कैसे जानेंगे कि ई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। पहचान जानेंगे पहले, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि के बाद जो है, इनके बाद जो है क्या आएगा, इसके बाद जो है हूँ, हो आदि शब्द आता है, ठीक है, आता है, क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत है ना। अब कहेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आप बता दिए, इसका हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है जानते हैं आप लोग कि होता है इज, एम और आर होता है। क्लियर है ना। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, अब बार बार ना बताएंगे एक वचनकर्ता क्या होता है, इसी इट एक किसी का नाम है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूं एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग, इज का प्रयोग। क्लियर है ना। और आई के साथ एम का प्रयोग, समझ पा रहे हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन ना कर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। क्लियर है कि नहीं आप लोग को। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग इस टेंस में है, और आर बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होगा। क्लियर है ना। अब इसे हम देखेंगे, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। किसके, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है कि ना। अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटी, आसान रहा। अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों का मतलब साधारण वाक्य। क्लियर है ना। और इसका होता है पॉजिटिव लिख देता है कुछ ना। हम लिखेंगे इसमें रूल, क्या लिखेंगे, इसका रूल लिखेंगे, हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, यानी हेल्पिंग वर्ब ना, प्लस एम बी का कौन सा फॉर्म, मतलब फर्स्ट में आईएनजी ऐसे कह दे, है ना, या फोर्थ फॉर्म कह दे, ऐसे भी कर सकते हैं। एम बी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, या तो एम बी का फोर्थ फॉर्म कह दें। क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना। ठीक, यहाँ लिखेंगे इतना प्लस, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, या अदर वर्ड भी हो सकता है। क्लियर ना। लिखेंगे इसमें एग्जांपल लिखेंगे, जैसे इसी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। जैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल लिखिए आप लोग। देखिए मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र, मोहन एक पत्र लिख रहा है,
है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, बताओ इसके कहने से पता चल पा रहा है कि अभी वो काम जारी है लिखने का ना, कंटिन्यू है ना, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर ना, अभी काम वो पूरा नहीं किया है, लिख चुका नहीं है, लिख रहा है, कंटिन्यू ना, इससे ही पता चल रहा है। तो इसमें हम बनाएंगे इस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मोहन प्लस, अब देखो मोहन के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। चूज करना है किसमें से कौन आएगा, इन तीनों में से कौन लिखना है। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मोहन एक वचनकर्ता है, उसके साथ किसका लगाएंगे? इज। कहेंगे मोहन इज क्या? मोहन इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट। मोहन इज राइटिंग, मोहन इज राइटिंग कहां से? राइट, राइट में लगाएगा क्या? आईएनजी, ठीक ना। मोहन इज राइटिंग क्या? राइटिंग ए लेटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब ये आपको पॉजिटिव समझ में आया। अब इसी का जो है नेगेटिव सेंटेंस देखा जाए, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक और करा दें, एक और लिख दो, लिखो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल ठीक है ना, लड़कियां कहाँ जा रही हैं? स्कूल जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। इसका तात्पर्य है हर एग्जाम्पल में हर जगह लड़कियों को आगे अब क्यों किया जा रहा है? क्वेश्चन लगा इनका, सॉरी, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इस समय ज्यादा लड़कियों का नाम क्यों आता है जानते हो? किताबों में जगह जगह पे कमलेश्वरी के बारे में पढ़ाया जाता है, और कौन है उन चावला जी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, कल्पना चावला। ये क्यों लड़कियों के बारे में बताया जाता है? बछेंद्री पाल क्यों बताया जाता है जानते हैं आप लोग? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये लोग क्यों बताया जा रहा है? छोटी छोटी किताबों में क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि इससे लोग जागरूक हों और सीखें कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए काफी दिनों से ही अब ज्यादातर हद तक किताबों में उनका ज्यादा नाम यूज होता है ना। एनसीईआरटी की किताबों में उनको मर्ज कर दिया गया है ताकि उसको पढ़ने से उनमें जागरूकता आए कि हम लोग भी ये कर सकती हैं, है ना। तो इसलिए ज्यादातर एग्जाम्पल में भी दे दिया जाता है लड़कियां। तो लड़कियों को लगता है कि लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं हर कामों में और हर एक काम कर सकती हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज बताया जाता है। क्लियर ना? बॉयज भी है, ऐसी बात नहीं है। बॉयज तो ऑलरेडी इसमें लिखे जाते हैं, पढ़ता है, लिखता है, गाता है ना। लेकिन पिछले कुछ समय से पहले लोग जेंडर वाइड करता था। पहले लोग लड़कों को पढ़ाता था, लड़कियों को नहीं पढ़ाता था। लड़की को पढ़ा करके कुछ समय तक उसके बाद जो है शादी विवाह कर देता था। कहता था तुमको अब नहीं पढ़ना है, घर रहो। है दूर अभी बच्चों को भेजने की बात होती है तो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद कहीं भी भेज देता है बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चियों को नहीं भेजता है। लेकिन नहीं, आज के डेट में जहां तक बच्चे और बच्चियां सभी लोग एक समान रूप से, इक्वलिटी रूप से पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ भी रहे हैं। समाज में एक अच्छा सामाजिकता बनाए रखने की वजह से ही बच्चियां और बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। अगर आप अपने माता पिता के साथ अपने माता पिता के साथ हैं का मतलब आप अपना व्यवहार अच्छा बनाए रख रहे हैं पढ़ाई के प्रति, है ना। आप एक जज्बा और जुनून के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, दिख रहा है, माँ बाप को कहना नहीं पड़ रहा है पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। आप खुद से अपने जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, पढ़ाई को खुद से अपना हैंडल कर रहे हैं। बार बार माता पिता को प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है, टीचर को नहीं देना, आप खुद से खुद पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ जो स्कूल का मिला, जो घर का मिला, जो कोचिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं, जाकर के घर पे अच्छा से फिर जाकर के उसे मेंटेनेंस काम कर लिए, फिर पूरा कर लिए, फिर याद कर लिए, फिर अपने जिम्मेदारी से उसको पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो माँ बाप हर एक लोग का माता पिता चाहेगा कि हम अपने बेटा को, अपने बिटिया को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान रूप से पढ़ाना चाहेगा। कौन चाहता है कि आज के डेट में किसी का बच्चा और बच्ची ना पढ़ी रहा है ना। अरे यहाँ कहाँ बहुत ज्यादा पैसे की भी खर्च नहीं है। सरकार ने सरकारी कॉलेज चालू किया है, आप चाहें तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकते हैं ना। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, देखिए
प्राइमरी में भी ऐसे ही, मिडिल तक ऐसे कर पढ़ाई नहीं होती है। अरे वहाँ तो आयोग से आए हुए टीचर होते हैं, आयोग से आए हुए टीचर होते हैं, पढ़ लिख करके वो टेट, सी टेट, सुपर टेट पास करके एकदम अनुभव के साथ आते हैं। हाँ, अच्छे टीचर होते हैं, ए ग्रेड का टीचर होते हैं। वो लोग जो पढ़ा देंगे ना, वो लोग क्या प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाएंगे। हाँ, हकीकत यह है कि जो टीचर मेहनत करता है, आगामी किसी वैकेंसी के लिए अभी कर रहा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो भी तैयारी उसी बेस में कर रहा है, तो वो भी कर सकता है, पढ़ा सकता है आपको। ठीक है, तो एक चीज है कि आपको गवर्नमेंट में आप लोग, ये हम नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट संस्था गड़बड़ होती है, नहीं, वो फैकल्टियां वगैरह वो भी अपने टीचरों को पेमेंट देते हैं, तो भाई अपने हिसाब से क्या करते हैं वैसा स्टडी कराते हैं। लेकिन मिला जुला करके गवर्नमेंट हम जानते हैं कि आपको आर्थिक रूप से जो है सपोर्ट करती है ना, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आप 10th में गए, 12th में गए, 11th में ना, इंटर कॉलेज में गए आप लोग, तो आप लोग को क्या करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ना। जितना आपका फीस लगा नहीं रहता है उतना स्कॉलरशिप के रूप में आप पाते हैं ना। अगर अच्छा खासा परफॉर्म किया, अच्छा आप लोग रिजल्ट लाए, अच्छा आपका परसेंटेज आया, तो अच्छे खासे आप परसेंटेज लाए हैं, तो हो सकता है आपको निःशुल्क शिक्षा और आगामी जगहों पे दिया जाए ना, जैसे ग्रेजुएशन में गए ना। और ग्रेजुएशन में भी जाकर के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है, आप निकाल लेते हैं, तो वहां पर भी जाकर के एक बार में एक सरकारी जो फी लगाई गई है वो लगा दिया जाता है, और आपको स्कॉलरशिप के रूप में फिर प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप में करीब 6-6 हजार के लगभग आपको लगता है कि स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर का आता है, ऐसे करके हर समय आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। आगे चल करके आप पीएचडी करते हैं, तो आपको खुद पीएचडी के थ्रू कुछ हमको लगता है कि वो पेमेंट के रूप में देते हैं। यानी आप उतना कैपेबल हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजों में रह करके पढ़ाई कर सकें, खुद के क्षमता को पहचानो। हर एक बच्चे और बच्चियों में काफी क्वालिटी भरी पड़ी है। आप लोग एक कोरे कागज के समान पैदा होते हैं, कोई ब्रिलियंट पैदा थोड़ा ना होता है ना, बट जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, और सबका माइंड एक जैसा है। अच्छा ये बताओ ना, घर पे एक ही माता पिता के 2 बच्चे, एक को भेज दिया गया अमेरिका, एक को भेज दिया गया यही गांव में रख दिया गया। अब जो अमेरिका पढ़ रहा है वो उसी माँ का लड़का था, उसी पिता का लड़का था, वो आएगा तो आपसे कुछ हटके रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट चेंज कर दिया गया, माहौल चेंज कर दिया, उसका पर्यावरण चेंज हो गया ना, यहाँ से जगह चेंज हो गया, और जिस वातावरण में वो रह रहा था उसको ऑब्जर्व किया। इसीलिए आप भी अपने ही इन्वायरमेंट में रह करके आप अपना नया इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि इस डिजिटल जमाना में सब कुछ संभव है। डिजिटल जमाना में सब कुछ संभव है। पढ़ाई के पर्पज से आप जितना चाहेंगे उतना आगे बढ़ सकते हैं। आज के डेट में दुनिया आपके घर पे है। कैसे है? मोबाइल घर घर में है, हर लोग के घर में है। हाँ, हालांकि हो नहीं सकता कि बच्चों के हाथों में है, लेकिन हर एक पेरेंट्स लिए पढ़े हैं। पढ़ाई के पर्पज से आप झुकाव रख रहे हैं। दुनिया का नॉलेज अगर आपको रखना है और अच्छी खासी पढ़ाई करना है, तो अब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो भी बैचेज आपको लेना है वो लेकर के, दुनिया आपके कदमों में है। कैसे? ये जो डिजिटल जमाना आ गया उस प्रकार से। पहले के लोग न्यूज नहीं जान पाते थे, रेडियो के माध्यम से कभी कभी सुन लिया करते थे ना। आज के डेट में आप मोबाइल लिए हैं, डाटा रखे हैं, तुरंत जब चाहे तब, जौन चाहे तब, इलेक्शन में क्या हो रहा है, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री, कौन कहाँ का मुख्यमंत्री, कौन कहाँ का राज्यपाल बना, कौन राष्ट्रपति मेरा बना, ये सब डायरेक्ट पता चलता है ना। मेरे ही भारत की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड का चीज हमें कुछ ही मिनटों सेकंडों में पता चल जाता है, हमें घर बैठे बैठे ना। पहले हम न्यूज़पेपर का इंतजार करते थे, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा, कभी छूट गया तो हमको पता ही चला। फिर मैगजीन आती थी, किताबें आती थी, करंट अफेयर आता था, तो उसको पढ़ते थे, रट्टा मारते थे तो हम पढ़ते थे। लेकिन आज के डेट में लाइव आप देखिए, लाइव क्या हो रहा है चुनाव प्रचार में, क्या हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन राज्यपाल बन रहा है, कौन कहाँ का सांसद बना है, लाइव हम देख रहे हैं ना। इसका मतलब डिजिटल जमाना में सब कुछ संभव है। मत भटकाओ अपने माइंड को इधर उधर, तुलो, करो मेहनत से और करो जिल्लत से अपनी जिंदगी को जो है एक लक्ष्य धारण करके, अगर तुम अपने लक्ष्य पे काम करोगे तो तुम, अभी कहा गया ना, ब्रिलियंट लोगों को अगर हकीकत ब्रिलियंट लोगों को पूछा गया, कामयाब लोगों से पूछा गया, अगर 2 कामयाब लोग हैं उन्हें अलग अलग जगह पे रख करके एक ही व्यक्ति दोनों से पूछा कि बताइए आपके कामयाब होने का रहस्य क्या है? बोला ओनली कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशन। मेरा फोकस जो है, फोकस
ओनली कंसंट्रेशन, फोकस था मेरे लक्ष्य पे, वो भी बोला मेरा फोकस था मेरे लक्ष्य पे, यानी फोकस मायने रखता है। आप लोग अपना कंसंट्रेशन रखेंगे अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग तो आप सक्सेस होंगे, बहुत जल्दी ही होंगे। लक्ष्य निर्धारण नहीं है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर करते 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 काफी देर हो जाता है। पश्चाताप के बाद आप अपने लक्ष्य पे ना आए, खुद को पहचानने का प्रयास करें, एक अपना गोल बनाएं, एक अपना स्कीम बनाएं, ठीक है, और उस स्कीम पे काम करें और उसी पे पढ़ाई करें, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट होंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन क्या उस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन किया, आपने तैयारी किया, खुद को पहचानो, तू लोग ब्रिलियंट हो, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। टॉपिक पे आया जाए, देखिए कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें हम लोग, इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक ना। समझ रहे हैं, इसको मिटा दें, व्हाट, हाँ इसको बना दिया जाए। देखिए करा लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो क्या कह सकते हैं आप लोग, द गर्ल्स आर गोइंग टू, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बेटा एक चीज जानने वाली बात है, ठीक है, द गर्ल्स आर गोइंग टू, आर क्यों लगाया, बहुत सी लड़कियों की बात हो रहा है ना, इसलिए आर लगाया, क्लियर है ना। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, क्लियर है ना इतना बात, कोई दिक्कत। अब नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। अभी इसको अब नेगेटिव सेंटेंस में लेकर जाए, ठीक है, यहाँ बिठा रहा हूं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका, बस नॉट इसमें जुड़ जाता है, क्या होता है, नॉट इसमें क्या होता है, जुट जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ना, नकारात्मक वाक्य की बात करें तो यहाँ रूल पहले लिख ले हम लोग, रूल लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी का फर्स्ट में वही शब्द रहेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ना प्लस फुल स्टॉप, क्लियर ना। अब लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल लिखा जाए आप लोग का, नेगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल आप लोग को लिखना होगा, तो लिख लीजिए, लिखिए रामू जंगल में नहीं जा रहा है, क्लियर है ना, रामू जंगल में नहीं जा रहा है। तो पहले ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है रामू है, रामू, एक तो है तो इज, रामू इज नॉट गोइंग टू, गोइंग इन द जंगल ना, इन द जंगल, फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जंगल है फॉरेस्ट, कोई दिक्कत ना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब कहेंगे एक और लिख लीजिए, देखिए मैं, एक तो एम के साथ बना दें, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्लियर है ना। यानी कि मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले आई लिखेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ हम बताएं क्या लिखेगा, एम, आई एम नॉट, क्या कर रहा हूँ, रीड में आईएनजी, आई एम नॉट रीडिंग किसकी किताब, अपनी, आई के साथ माई है ना, माई बुक, क्लियर है कि ना, कोई दिक्कत, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब इसका जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिया जाए, क्या देख लिया जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिया जाए, मिटा दे इसको, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिया जाए, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लिया जाए पहले ना, इंट्रोगेटिव देखा जाए, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे,
दोनों टाइप में। अब पूरा उतना स्टेटमेंट ना लिखेंगे, अब शॉर्ट लिखेंगे ना। यहाँ लिखेंगे, पहला लिख रहा हूं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तब रूल लिख दे रहा हूं। अब उतना बड़ा ना लिखेंगे, रूल। तब रूल क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, इज एम आर, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या देखा जाए, एग्जाम्पल देखेंगे। आवाज यहां तक आती है, ऑब्जर्व होता है, देखा जाए। एग्जाम्पल देखें, लिखेंगे, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। बताओ, इसमें लास्ट में रहा रहे के बाद है वो आ रहा है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन क्या क्यों कैसे आएगा, तो इंट्रोगेटिव होगा। हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं जब वो प्रारंभ में रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग में लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग में। बताओ, वह है तो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, तो क्या होगा, वह का इज के बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ही क्या, प्ले में लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट ना, बस ना। अब इसका अगर सेकेंड टाइप रूल लिखें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए, बीच में, वाक्य के कहाँ आए, बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तब मध्य बीच की बात है, ठीक है, बीच में हो। रूल नंबर देखेंगे, तब इसका क्या होगा, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, बाकी सेम उतार लेंगे। ये प्रक्रिया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। एग्जाम्पल बोल दिया जाए एक को ऐसा, एग्जाम्पल बोल दिया जाए, लिखा जाए कि क्या लिखा जाए, एग्जाम्पल लिखिए, वह मैदान में क्यों दौड़ रहा है, वह मैदान में क्यों दौड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे वाई, है ना, इसको कैपिटल लिख रहा हूं, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, करा वाई, देखो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया वाई, फिर उसके बाद देखो इज एम आर, बताओ कौन लगाए, इज लगाया, तो वाई इज, फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, वाई इज ही, क्या कर रहा है, रनिंग, वाई इज ही रनिंग, एक का या दोनों रहेगा, रनिंग, why is he running ना, in the comma field, ठीक है ना, क्लियर है, why is running in the field, ठीक है। तो लोग गलत हो, यहाँ डबल एन रहता है, ठीक है ना, why is he running in the field, क्लियर है ना, ठीक है। दोनों टाइप हो गया। अब इन्हीं में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सटा दें, ठीक है कि नहीं, ये खत्म हो जाएगा पूरा, क्लियर है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे, इसमें ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे अगर,
ये हमारा कौन सा था? इंट्रोगेटिव। कौन सा था? इंट्रोगेटिव है कि नहीं? सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये था मेरा। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नेगेटिव चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे? ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। हाँ वही मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये तो तू लोग पढ़ लिया पहचान वगैरह, तो इसको कहाँ देखेंगे बार बार ना? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें अगर है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, है ना? तो इसमें क्या होगा? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो और नहीं का प्रयोग हो और नहीं का प्रयोग हो, तब क्या करते हैं? नहीं का प्रयोग हो तब हम करते क्या है? यही सेम रहता है। ये सेम रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो अब इसी रूल में देख लो, सब्जेक्ट के बाद मैं नॉट चिपका दिया। करे क्या हुआ? क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या हुआ? क्रिकेट नहीं, यहां लगा दिया। क्या हुआ? क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्लियर है ना? इसको लिखेंगे इज ही नॉट। देखो यहीं में लगा दे रहा हूँ, पहचान में आ जा रही है ना? इज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अब यहाँ लिखेंगे यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में रहे हो और नहीं का प्रयोग हो तब ना क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड सेम वही तरह रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा? नॉट। फिर करा कि वह मैदान में क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं दौड़ रहा है ना? तो यहाँ लिखेंगे why is he not, बस ना? why is he not running in the field। क्लियर है ना? यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका समाप्त हो गया। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं शायद।